आउटवर्ड नॉर्मल। एरिया वेक्टर क्या होगा? आउटवर्ड नॉर्मल। जैसे देखो स्फीयर के केस में, स्फीयर अगर हमने ये लिया तो एरिया वेक्टर इसका कैसे लेंगे? आउटवर्ड नॉर्मल, इस टाइप से एरिया वेक्टर लेंगे, ठीक है। और अगर क्यूब लिया, देखो यहाँ से क्यूब अगर बना रहे हैं, क्यूब अगर बना रहे हैं तो देखो ये कैसे हो जाएगा। ये अगर क्यूब है तो ऊपर वाले सरफेस का एरिया किधर? ऊपर की तरफ। राइट वाले सरफेस का एरिया किधर? बाहर की तरफ। इधर वाले सरफेस का एरिया बोर्ड के बाहर। पीछे वाले सरफेस का एरिया पीछे की तरफ। नीचे वाले सरफेस का एरिया नीचे की तरफ। एरिया वेक्टर, ठीक है। जो सरफेस लेंगे उस सरफेस का आउटवर्ड नॉर्मल लेंगे, उस सरफेस का आउटवर्ड नॉर्मल। अगर टॉप वाला ले रहे हैं तो ऊपर की तरफ, बॉटम वाला ले रहे हैं तो नीचे की तरफ, राइट वाला ले रहे हैं तो राइट साइड में, लेफ्ट वाला ले रहे हैं तो लेफ्ट साइड, लेफ्ट की तरफ। सर ठीक है। हाँ जी बोलो सर, लेकिन जो स्फीयर है उसका तो इन्फिनाइट फिर हम लोग ले सकते हैं ना, क्योंकि उसका तो कोई साइड नहीं होता। हाँ, मतलब आउटवर्ड लेना है, अंदर की तरफ नहीं लेना, बाहर की तरफ लेना है, ठीक हाँ है। सर, अंदर नहीं, फिर भी बाहर लेंगे तो हाँ, बाहर की इन्फिनाइट है ना। हाँ। सर स्फीयर का तो सरफेस नहीं होता, क्योंकि स्फीयर मतलब का साइड नहीं होता। मैंने स्फीयर का तो बहुत सारा आएगा। हाँ, मतलब स्फीयर का साइड नहीं होगा, इस पे हम बोल रहे हैं स्फीयर से जो बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं लेना है, बाहर की तरफ हमको स्फीयर का एरिया वेक्टर लेना है, ठीक है। वो हम बताएंगे आगे, पहले ये लिख लो, उसके बाद स्टार्टिंग हुआ है ना ये। ठीक है। सर एक डाउट है। चलो बोलो। सर इक्विपोटेंशियल सरफेस में पोटेंशियल तो KQ/R से हम लोग डिफाइन करते हैं ना सर? क्या बोली? फिर से बोलना। किसमें? इक्विपोटेंशियल सरफेस में सर। हाँ, इक्विपोटेंशियल सरफेस में पोटेंशियल KQ/R से हम लोग डिफाइन करते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस में KQ/R से कैसे? वो तो KQ/R इसके लिए हुआ, KQ/R तो इसके लिए हो जाएगा, पॉइंट चार्ज के लिए। सिंगल चार्ज का पोटेंशियल कैसे आप बताएंगे सर? सिंगल चार्ज का पोटेंशियल ठीक तो बोल रही हो तुम, KQ/R होगा। KQ/R सिंगल चार्ज है ये, इसके चारों तो ये तो तरफ पोटेंशियल सरफेस पे भी यही हुआ ना? क्या बोली? सर पोटेंशियल सरफेस पे भी सिंगल चार्ज का पोटेंशियल निकालने के लिए यही करेंगे ना? हाँ, यही करेंगे। तो अब ये वाला जो पूरा स्फीयर होगा वो क्या होगा? इक्विपोटेंशियल होगा। अब इसी से एक और दूसरे आर्क पर अगर हम पोटेंशियल निकालेंगे तो वो पूरा का पूरा मेरा इक्विपोटेंशियल होगा। और वो कैसा होगा? स्फेरिकल शेप का होगा, सर्किल नहीं होगा, ये स्फेरिकल होगा, चारों तरफ स्फेरिकल। तो वो स्फेरिकल सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा फॉर पॉइंट चार्ज। इस इनफाइनाइट शीट के लिए क्या होगा? एक इनफाइनाइट प्लेन होगा। और उसके बाद फिर अगर लाइन चार्ज है तो उसके लिए सिलेंडर। कल तो तीनों डायग्राम बना के दिखा दिए थे बोर्ड पर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगर लिखो, अगर देखो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कांस्टेंट है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं है, तब हम लोग कैसे निकालेंगे फ्लक्स? तो फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा? डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट ds। कैसे होगा? इंटीग्रेशन के साथ। अगर फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा कांस्टेंट नहीं है तब हम लोग कैसे निकालेंगे? ई डॉट ds करके निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू एन एरिया एंड परपेंडिकुलर टू द एरिया। याद होना चाहिए सबको। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू एन एरिया एंड परपेंडिकुलर टू द एरिया। ठीक है? हाँ सर। तो आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं ताकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पूरा बात तुम लोगों को ध्यान में आ जाए। ऐसे कर लेते हैं। उज्जवल नहीं है क्या आज? सब लोग बनाना। नहीं सर। ठीक है, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस मान लो, ये तुम्हारा जेड एक्सिस है। पहले ये बनाओ, बॉक्स बनाओ, उसके बाद फिर हम नेमिंग कर देते हैं। हाँ सर बना। ए बी सी डी, ठीक है। और
एफ जी एच। डायग्राम बनाओ। अब इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स तुमसे निकलवाएंगे, कैसे कैसे निकलेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू एन एरिया एंड परपेंडिकुलर टू द एरिया। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू एन एरिया एंड परपेंडिकुलर टू द एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड through a small area is defined as E dot ds. ds E dot ds, E और ds में कैसा रिलेशन? E dot ds में तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट का रिलेशन। हाँ जी, हो गया तुमको? लिखे। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन along along x axis E है, along x axis E, along x axis, और वैल्यू कितना है E? क्वेश्चन बोले? हाँ सर। There is uniform electric field along x axis. There is along electric field along. There is along electric So field. there is uniform electric field along x axis. There is uniform electric field along x axis. There is uniform electric field along x axis. Along x axis. Find flux through the faces. Find flux through the faces. Find flux through the faces A, B, C, D. Find पहला में लिखना A, B, C, D. A, B, C, D. Find flux through the faces. पहला में लिखना A, B, C, D. दूसरा लिखना E, F, G, H. दूसरा लिखना E, F, G, H. ठीक है, E, F, G, H. हाँ। तीसरा लिखना B, C, F, G. B, C, G, F. B, C, G, F. और चौथा लिखना A, F, G, D. चौथा लिखो A, F, G, D. A, F, G, D. अब बताओ सर क्या? A F D E A, F, G, D. A, F, G, D. चार है, चार बताओ। पर वो एक फेज कैसे हुआ सर? सर A F G D कैसे फेज हुआ है? हम एक वर्चुअल समझ एज्यूम कर लेंगे सरफेस। या फिर हम इसको बना अच्छा सर, एक बना देते हैं, क्या दिक्कत है? इसको यहाँ से मिला और दो। सर डायगोनल, हाँ, अच्छा डायगोनल जैसा, अच्छा अंदर ही अंदर मिला दो दोनों को, AF और GD को, दोनों तो एक सरफेस बन गया AF GD। हाँ सर, सबसे हाँ समझ गया। ABCD के थ्रू बताओ, ABCD के थ्रू ABCD का एरिया वेक्टर बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड तो तुमको E दिया हुआ है, E दिया हुआ किधर? E दिया हुआ किधर? इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? वेक्टर फॉर्म में अगर लिखोगे तो ये कितना होगा? EI कैप। कितना होगा? हाँ सर, EI कैप। ये तुमको मिल गया, ये सब में कॉमन है EI कैप, ये चेंज नहीं हो रहा है। चेंज क्या होगा? एरिया वेक्टर। तो सबसे पहले एक मान लो स्क्वायर तो साइड A मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ABCD का एरिया कितना हो जाएगा? एरिया कितना होगा? A स्क्वायर। उसका डायरेक्शन क्या होगा? सर along negative x axis। along negative x axis। क्यों? क्योंकि हमको अंदर की तरफ नहीं लेना है, हर सरफेस से बाहर की तरफ। बाहर की तरफ। मेरा आवाज अटक रहा है क्या? उधर क्या होगा? नहीं। नेगेटिव एक्स एक्सिस। हाँ ठीक है। एरिया along किधर हो गया? नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फाई बराबर E डॉट DS। ठीक है, E कितना हो गया? EI कैप, और DS कितना हो गया? A स्क्वायर माइनस I कैप। ठीक है, I इंटू I या I डॉट I कितना होता है? 1। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस EA स्क्वायर। क्लियर है सबको? हाँ सर। सबको क्लियर हुआ? ये माइनस EA स्क्वायर क्यों हुआ? हाँ सर। क्योंकि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर है? नेगेटिव एक्स एक्सिस में। कौन से सरफेस का? ABCD का। और
इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो माइनस ई ए माइनस स्क्वायर ई आएगा, स्क्वायर माइनस ई ए स्क्वायर, ई ए स्क्वायर। ठीक है। अच्छा सर एक चीज बताइए, हाँ और सर अगर अलग अलग एक्सिस पर रहता तो हम लोग को वो आई कैप जे कैप लिखना पड़ता है ना? तो यहाँ पर आई कैप जे कैप, यहाँ पे अभी तुम स्टार्टिंग कंडीशन में हो ना, इसीलिए अभी तुमको सिंपल दिया गया है, और ये प्रॉब्लम बस प्रैक्टिस के लिए है ताकि तुमको फ्लक्स निकालने आ जाना चाहिए किसी भी बॉडी से। अब जैसे बताओ नहीं सर वैसे नहीं बोल रहा, हाँ मैं से बोल रहा हूँ अगर अलग अलग एक्सिस पर रहता हाँ तो मतलब फाइनल आंसर में भी वो हम लोग को लिखना पड़ता ना, हाँ तीनों आ जाता, आई नहीं तो कैप जे फाइनल, कैप जो भी है। हाँ 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 तीनों आ अच्छा जाता ठीक है फिर। सर, ठीक है सर। चलो दूसरा बताओ, ई एफ जी एच, ये ई एफ जी एच तो के सर थ्रू उसका कितना ए फ्लक्स होगा? स्क्वायर आई तो कैप ऊपर प्लस पॉजिटिव में जा रहा है उसका, और सर ये ये स्क्वायर होगा सर स्क्वायर, उसका, हाँ और सर ये स्क्वायर होगा सर। हाँ ये स्क्वायर हो जाएगा वो, ये स्क्वायर हो जाएगा किसके थ्रू? ई एफ जी एच के जी थ्रू एच। कितना हो जाएगा? ई ए स्क्वायर। सबको समझ में आया? क्यों? क्योंकि ई हाँ तुम्हारा आई डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर भी तुम्हारा आई डायरेक्शन में है। क्यों? यहाँ से अगर देखोगे एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, ई एफ जी एच क्या, ई एफ जी एच का जब तुम एरिया वेक्टर निकालोगे तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ आएगा, ठीक है, तो सिंपली ई ए स्क्वायर। तीसरा बताओ क्या है? बीसीएफजी, बीसीजीएफ, सर ई BCGF है, आई कैप ए स्क्वायर के क्या? बीसीजीएफ का एरिया वेक्टर किधर है? आई जे के डायरेक्शन में, जे के डायरेक्शन हाँ में सर, जे के डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर सर है? जे एक्स के कैप, डायरेक्शन में। तो हाँ आई सर। डॉट जे करोगे तो जीरो आएगा ना जी, अच्छा जीरो हाँ हाँ हो हाँ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, वही वही आई डॉट आई चेक डॉट कर, जे, आई डॉट जे कितना हो जाएगा? जीरो। आई डॉट जे कितना हो जाएगा? जीरो। जीरो। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, हाँ सर, एडीजीएफ, एडीजीएफ। अरे बाकी लोगों को ये समझ में आया? हाथ रेस करो हाँ सब लोग, सर, हाँ हाथ सर, रेस करो, जिसको नहीं समझ में आया बोलो। समझ गया सर। सर एफजीडी का एंगल बनाएगा सर थीटा, है ना? थीटा बनाएगा तो थीटा निकल जाएगा, थीटा कितना बनाएगा? हाँ सर देख थीटा तो लो। निकल जाएगा, और सर थीटा 45 आएगा हाँ थीटा 45 आएगा। हम इसके साथ जेड एक्सिस के साथ, नहीं एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्स वो एक्स एक्सिस से। ये वाला एंगल कितना बनाएगा? ये वाला 45 डिग्री बनेगा ना जी? हाँ ये वाला सर 45 एक्स बनेगा एक्सिस सर, के साथ, ये वाला 45 बनेगा। एक्सिस के साथ। बताओ क्या हो जाएगा फिर? और सर तो फिर cos नहीं नहीं cos तो नहीं लेना। नहीं बोलो सर उसको पैरेलल करेंगे तो और सर एरिया वेक्टर का भी 45 बनाएगा फिर हम लोग को शायद cos वाला ये लेना पड़ेगा सर उसे देखो कंपोनेंट। ये 45 है ना, हाँ सर, हाँ ये हमने क्या बनाया? ये ए, ये डी, ये जी और ये एफ, ठीक है। ये इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड है तो ये 45 डिग्री पर इंक्लाइंड है। क्यों? क्योंकि ये डायगोनली मीट करा रहा है, डायगोनली मीट कर रहा है तो 45 डिग्री हो गया। इसका हाँ। एरिया वेक्टर किधर हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, ठीक है, हाँ इधर हो गया, इधर हो गया। और इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर। तो ये अच्छा। अगर 90 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? ये 90 डिग्री, ये 45, तो ये भी 45 कितना होगा? 45 45 डिग्री। तो दोनों के हाँ बीच का एंगल ये 45, तो अल्टरनेट एंगल्स ये कितना? ये भी 45, तो 5 45 बराबर हो कितना जाएगा। हो जाएगा? ई डॉट, बोलो, डी एस, ठीक है E ना? डॉट डी ई डॉट डी एस। अब एरिया बताओ, एबीसी, ये ए डी ई जी एफ का एरिया कितना होगा? बोलो। ये सर ए है, उसका ये कितना ए होगा? √2a होगा। सर 2a स्क्वायर, कैसे? 2a देखो स्क्वायर गौर एरिया से होगा। देखो, सही से देखो। हाँ सर उसका एक साइड a√2 होगा। a√2 और दूसरा साइड a, दूसरा साइड ओ ये हाँ है ना, सॉरी तो कितना है ये? हाँ a स्क्वायर √2 और ये वाला साइड अच्छा कितना है? √2a स्क्वायर, ये वाला साइड या ये वाला साइड कितना है? √2 सर है। a√2 तो एरिया कितना हो जाएगा? √2
ए स्क्वायर एरिया रूट टू। कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा √2a का स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको किधर है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक एक्स फील्ड के तुमको बराबर ई हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गया, एरिया वेक्टर कितना हो गया, √2a² हो गया, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये तुम्हारा एरिया वेक्टर है और ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों के बीच का एरिया कितना, ये 45 एंगल डिग्री कितना 45, ये कितना हो 45 जाएगा 45 45, cos ये कितना हो गया E इंटू √2a², 1/√2, ये √2 से ये √2 कैंसिल, कितना आ गया EA², ए स्क्वायर हाँ रूट ये सिर्फ EA², ये EA² यानी कि इस डायगोनल से जो एरिया बन रहा है, डायगोनल के मिलाने से, उससे भी कितना फील्ड होगा, ये फ्लक्स होगा EA²। ए स्क्वायर। एक सेकंड कॉपी। इसको समझ लो डायग्राम को अच्छे से, नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत होगा, क्योंकि ये 3D समझ फिगर है गए। इसीलिए। 45 डिग्री ए टी जी 12 इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स का डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू एन एरिया एंड परपेंडिकुलर टू द एरिया, याद रखना इस बात को, नंबर ऑफ फील्ड हाँ लाइंस सर। क्रॉसिंग थ्रू एन एरिया एंड परपेंडिकुलर टू द एरिया। मैथमेटिकल कैसे निकालेंगे, मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे, E डॉट E डॉट ds, ds। इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, एरिया वेक्टर के साथ। तक हुआ सबका, एक सेकंड से कम cos 45 हाँ सर हो गया। चलो आगे बढ़े। हाँ सर। प्रॉब्लम था ताकि तुमको क्लियर हो जाए कि फ्लक्स कैसे निकालेंगे। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखना, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्वेश्चन लिखो, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड is perpendicular to the, a uniform electric field is perpendicular to the base of a hemisphere. A uniform electric field is perpendicular to the base of a hemisphere of radius capital R. Base of a hemisphere of radius capital R. Base of a hemisphere of radius capital R. Find the flux through the curved surface of hemisphere. Find the flux through the curved surface of hemisphere. Find the flux through the curved surface of hemisphere. Find the flux through the curved surface of hemisphere. क्या बोल रहा है, तुमको एक हेमिस्फीयर दिया है और हेमिस्फीयर के बेस से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर है, मींस इस टाइप का होगा, ये हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है, और इसका रेडियस तुमको दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस r है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है परपेंडिकुलर टू द बेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। अब बताना है फ्लक्स थ्रू दिस, फ्लक्स बराबर व्हाट हो, थ्रू द कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना होगा, ये तुमको बताना है। साथ भैया क्या कर रहे हो? और ऊपर जा रहा है ना सर इलेक्ट्रिक फील्ड? हाँ ऊपर की तरफ जा रहा है, बेस के परपेंडिकुलर है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तब तुमको कर्व्ड पार्ट से क्या होगा ये बताना है, इलेक्ट्रिक के फ्लक्स कर्व्ड पार्ट से कितना होगा। कर्व्ड पार्ट से फ्लक्स कितना होगा ये बताना है। देखो इस टाइप का प्रॉब्लम अगर करने के लिए आ जाए तो तुमको एक टर्म आता है प्रोजेक्टेड एरिया, क्या आता है, प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया क्या होता है भाई, प्रोजेक्टेड एरिया, ये एक दिन शायद अनीशा मेरे से पूछी थी प्रोजेक्टेड एरिया, तो हम ये बताना, मतलब प्रोजेक्टेड एरिया होता क्या है, ऊपर से तुम क्या करो, टॉर्च की लाइट मारो या फिर किसी भी तरह से लाइट मारो जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो, तो जब तुम ऊपर से लाइट मारोगे तो लाइट मारने पर नीचे बेस में क्या कैसा शेप बनेगा, हेमिस्फीयर है,
ऊपर से तुम लाइट मार रहे हो तो बेस में कैसा शैडो बनेगा? सर डिस्क पे तो कुछ एक सेकंड, अच्छा डिस्क पे सर्कल बनेगा सर। सर्किल बनेगा। बेस में क्या बनेगा? सर्किल बनेगा। ऊपर से अगर हम लाइट देंगे हाँ सर, तो बेस में क्या बनेगा? सर्कल, सर्किल हाँ बनेगा। सर्कल बनेगा, हाँ हाँ हाँ। सर्कल बनेगा सर। सर्किल का रेडियस कितना होगा? 1 सेकेंड आर होगा, तो इसका एरिया कितना आर होगा? होगा इसका एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। पाई आर इसी को हम स्क्वायर। प्रोजेक्टेड एरिया कहते हैं। अच्छा, मीन्स अब ये देखो कि जितना लाइट, जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस बेस के सर्किल को क्रॉस करेगा। देखो डेफिनेशन, देखो डेफिनेशन फ्लक्स का क्या है? डेफिनेशन फ्लक्स का यही है ना कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू एन एरिया एंड परपेंडिकुलर टू द एरिया। यहाँ पर ये क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेस के परपेंडिकुलर है, और जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बेस में एंटर करेगा वही ना कर्व सरफेस से बाहर निकलेगा। अरे बेस हाँ सर, सर्किल में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करेगा उतना ही सरफेस कर्व सरफेस बाहर से बाहर निकलेगा। निकलेगा। हाँ सर, हाँ सर। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? फ्लक्स हो जाएगा E मल्टीप्लाइड बाई प्रोजेक्टेड एरिया। और प्रोजेक्टेड एरिया कितना है? यहाँ पर कर्व सरफेस का प्रोजेक्टेड एरिया कितना है? E इंटू पाई आर स्क्वायर। इसको एक और तरीके से ये बना सकते हैं कि हमको ये मालूम है कि जितना सर्किल से इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करेगा बेस से, उतना ही कर्व्ड सरफेस से बाहर निकलेगा। इसलिए फ्लक्स थ्रू द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर बराबर होगा फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। इसलिए हम या और तो लेकिन ऐसे एरिया बनाते तो हैं, अलग अलग होगा ना सर? एरिया अलग अलग होगा। हम क्या बोल रहे हैं? प्रोजेक्टेड एरिया ले रहे हैं। बात समझो ना, प्रोजेक्टेड एरिया, इस कर्ड पार्ट का प्रोजेक्टेड एरिया कितना सर लेकिन बराबर वैसे होगा? लेके तो और कुछ ही आंसर आएगा ना सर? नहीं नहीं नहीं, प्रोजेक्टेड हमने क्या बोला? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हाँ सर। क्रॉसिंग थ्रू बेस ऑफ हेमिस्फीयर बराबर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस थ्रू कर्व्ड पार्ट, थ्रू कर्व्ड पार्ट। अरे जितना यहां से इंटर करेगा वही ना कर्व्ड पार्ट से निकलेगा जी, उससे बाहर इधर उधर थोड़ी ना जाएगा। जो यहां से निकलेगा, बेस से इंटर करेगा, वही कर्व्ड पार्ट से निकलेगा। इसलिए बेस का जो ये होगा, बेस का जो फ्लक्स होगा, बेस से जो फ्लक्स होगा वही तुम्हारा कर्व्ड पार्ट से भी फ्लक्स होगा। इसके एक और तरीके से कैसे बनाएंगे? ऊपर से लाइट अगर मारेंगे तो इस कर्व्ड पार्ट का प्रोजेक्टेड एरिया, लाइट देने पर जो प्रोजेक्ट हुआ, जो इमेज बना, उसका एरिया कितना के बराबर होगा? बेस के सर्किल के बराबर। अब बेस के सर्किल के बराबर होगा तो पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। ठीक है सर। ठीक है, हो गया क्या? नहीं सर, एक सेकंड। हो गया सबका? हाँ सर। लिखना, क्वेश्चन लिखना है। अ पॉइंट चार्ज Q, a point charge Q a point charge Q is placed, a point charge Q is placed
at the center of sphere of radius r, center of sphere of radius r, center of sphere of radius r, find Hello. flux through the sphere. सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, point charge q is placed at the center of sphere. A point charge q is placed at the center of sphere. A point charge q is placed at the center of sphere. At the center of sphere of radius r. Find the flux through the sphere. Find the flux through the sphere. Find the flux through the sphere. सर इसमें इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करे। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कैसे करेगा जी? रेडियस r है तो हर r पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट रहेगा ना। अच्छा हाँ ठीक है, क्या होगा? सही है, हाँ सही है सर। ठीक है, तो देखो तो फिर हम लोग को पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा अलग से क्यू की वजह से। देखो इसमें हमको फॉर्मूला क्या है, हमको फॉर्मूला इस तरह से अगर हम निकालें फाई इक्वल टू ये तुमने ये भी सही कहा है कि हर चूंकि ये प्लस चार्ज जो है, प्लस चार्ज से आर ये रेडियस कितना दिया है, कैपिटल आर दिया है ना, कि रेडियस कितना दिया है? हाँ सर कैपिटल आर। कुछ भी दिया हो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। चलो ठीक है, अभी फिलहाल हम कैपिटल आर क्या मेंशन किया है, कुछ दिया है क्या क्वेश्चन में? आर ही बोला आपको सर, आर बोला, वैसे कुछ नहीं, आर कुछ भी बोले ले सकते हैं। अरे ठीक है, कुछ भी ले सकते आर बोला है तो आर ही कुछ लेते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो हम क्या कर रहे हैं, ये जो स्फीयर हमने एज्यूम ये लिया है, इसका हमने एक छोटा सा एरिया एज्यूम किया, छोटा सा एरिया। इस छोटे से एरिया का हमको मालूम है कि स्फीयर है तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा किधर होगा, आउटवर्ड नॉर्मल, छोटा सा एरिया आउटवर्ड नॉर्मल होगा। और जो पॉइंट चार्ज है इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल रहा है वो बाहर की तरफ निकल रहा होगा, हर पॉइंट पर बाहर की तरफ। इधर अगर लेंगे तो इधर भी एरिया वेक्टर ऐसे होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, चाहे वो इधर ले ले तो एरिया वेक्टर वंस अगेन ऐसे होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे होगा। और अगर नीचे ले ले, नीचे भी कैसा होगा, एरिया वेक्टर इधर ही होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा। मींस हर पॉइंट पर देखो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, सुन रहे हो ना सब लोग? हाँ सुन रहे हो। हाँ सर सुन रहे हो। एंगल है, हर पॉइंट पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल देखो कितना है, दोनों का सेम डायरेक्शन है एरो का, दोनों का सेम है ना भाई। तो ये और दोनों का सेम है तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने अभी तुमको बताया फाई बराबर ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए। क्यों यहाँ पर ई डॉट डी ए क्यों ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमको छोटा छोटा एरिया को क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। अब देखो, अब यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पर इस क्यू से, इस छोटे से क्यू से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, KQ बाय आर स्क्वायर, KQ अपॉन आर स्क्वायर। और इस एरिया, और चूंकि एरिया कितना हो जाएगा, चूंकि ये स्फीयर है, इसका छोटा सा एरिया कितना होगा बताओ, छोटा सा एरिया अभी रहने दो, नहीं तो छोटा सा एरिया, क्योंकि हम इस छोटे से एरिया को लिख नहीं पाएंगे, इस छोटे से एरिया को डीए लिखा है, डीए, तो हाँ डीए ही रहने देते हैं, ठीक है, डीए रहने देते हैं। इनटू दोनों के बीच का एंगल कितना है, ई और डीए के बीच का एंगल कितना है, 0। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos 0, ठीक है। कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लो, KQ अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अंदर में क्या है, डीए, छोटा छोटा, ये जो छोटा छोटा तुमको एरिया है, छोटा छोटा एरिया है, पूरे एरिया को जब सम अप करोगे तो स्फीयर का एरिया बनेगा। तो स्फीयर का एरिया कितना होता है, स्फीयर का एरिया कितना होता है, स्फीयर का सरफेस एरिया, स्फीयर का एरिया तुम लोग को नहीं याद है, रेडियस अगर आ रहा है तो स्फीयर का एरिया कितना होगा, सर पाई आर क्यूब होता है क्या, पाई आर क्यूब वॉल्यूम होता है, 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम होता है। स्फीयर का एरिया तुम लोग नहीं याद किए हुए हो, 12 के स्टूडेंट हो। 4 पाई आर स्क्वायर कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। के का वैल्यू कितना, के का वैल्यू कितना होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू
Q upon R square multiplied by 4 pi R square, R square से R square और 4 pi से 4 pi, बचा कितना? Q by epsilon naught pi। फ्लक्स कितना आया? फ्लक्स आया Q by epsilon naught। अगर कोई चार्ज स्फीयर के अंदर में रखा हुआ है तो स्फीयर के सरफेस से फ्लक्स कितना क्रॉस करेगा? Q by epsilon naught। कितना करेगा? Q by epsilon naught। ये स्पेशल केस है, ये स्पेशल केस है, इसको याद रखना पड़ेगा। हाँ सर। लिखो इसको फिर आगे बढ़ते हैं। अभी झा सर क्या पढ़ा रहे थे? तो झा सर वो क्या बोलते हैं, और कैपेसिटेंस पढ़ा रहे हैं। कंडक्टर ये सब पढ़ाया कि उन्होंने पढ़ाया था? वैसे कंडक्टर याद नहीं पढ़ाया था कि नहीं, शायद नहीं पढ़ाया था, शायद, मेरे को नहीं पता। उनको पता चला है कि नहीं, चलता है कि नहीं कि लड़का लोग मेरा क्लास नहीं खड़ी ऑन करके छोड़ देता है? नहीं सर, पता नहीं सर। क्या? हाँ पता नहीं चलता उनको, लेकिन दिमाग में आता होगा कि लोग ऐसा करके छोड़ दिया करके। अरे आज ही तो बोल रहे थे ना कि कोई आंसर नहीं दे रहा, कहाँ गए? हाँ वही। अब तो खैर हर दिन का है उनका। सर अब वो बोलेंगे कि तुम डाउट पूछो जितना है वो पूछो, अब पूछ लेंगे तो बोलेंगे बेटा तुमको ये नहीं आता है वो नहीं आता है, क्यों पढ़ रहे हो? वही तो बोलते कि बेटा if you're 12th student and you don't know this, then you should please go to class 10. तुम लोग क्या जवाब देते हो? कुछ देते ही नहीं है। सर हम लोग कुछ बोलते ही नहीं है। हम लोग पूछते ही नहीं सर, हम लोग उनका बात करें जो लोग पूछता है। सतपर्णा रॉय सर। केमिस्ट्री क्लास। सतपर्णा रॉय। अनुकृत नहीं है ना? ये अनुकृत भी नहीं है शायद। यार एकदम सर, एकदम बोलना था। चलो आगे बढ़े क्या? हाँ solve the previous problem. Solve the previous problem. Solve the previous problem. If charge is not placed at the center of sphere. मिटा दे बोर्ड को? हाँ सर। हाँ सर। Solve the previous problem if charge is not placed at the center of sphere. अगर center of sphere पे charge नहीं रखा है, कहीं और रख दिया है, तब क्या होगा? If charge is not placed at the center of sphere, find flux. मतलब previous question में. If charge is not placed at the center of sphere, तब flux कितना होगा? सर सेंटर पे नहीं है तो बाहर है। नहीं, सेंटर मतलब स्फीयर के अंदर ही है, लेकिन अच्छा सेंटर पे नहीं है। ये अगर सेंटर है तो चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है। अच्छा ठीक है। तब बताओ फ्लक्स कितना होगा? ध्यान रखना, फ्लक्स का डेफिनेशन क्या है? फ्लक्स का डेफिनेशन है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू एन एरिया। हाँ सर। अब देखो ये चार्ज चाहे सेंटर पे रखा हो चाहे इस पोजीशन पे रखा हो, इस चार्ज से अगर 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या 16 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा था, तो वो यहाँ से भी 16 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा था। फील्ड लाइन निकलेगा वहां पे भी, वहां यहाँ से भी। तो फ्लक्स का डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया। हाँ, यहाँ पर है तब भी 16 क्रॉस कर रहा होगा इस सरफेस से, और सेंटर पर है तब भी 16 क्रॉस कर रहा होगा। इसलिए बताइए चला चार्ज चाहे सेंटर पे रहे चाहे सेंटर के से कहीं और रहे स्फीयर के अंदर में, ये फ्लक्स क्या होगा? सेम होगा। लिख लो इस बात को। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू द एरिया रिमेन्स सेम। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू द एरिया रिमेन्स सेम। The number of field lines crossing through the area remains same. The number of field lines crossing through the area remains same. Hence, flux is equal to Q upon epsilon naught. Flux is equal to Q upon epsilon naught. अच्छा।
बात समझ में आई? हाँ सर। बेसिक डेफिनेशन फ्लक्स क्या कहता है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू द एरिया। चार्ज का मैग्नीट्यूड मींस क्यू है, सेंटर पे रखेंगे तब भी 16, 10, 8 जो निकालना है वो तुम निकाल सकते हो, हमने शुरू में बता चुके हैं। अगर यहाँ से 16 निकल रहा था तो यहाँ पर से भी चार्ज से 16 ही निकलेगा और वो फिर से 16 ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया को क्रॉस करेगा, इसलिए फ्लक्स सेम होगा। चलो क्वेश्चन लिखना फिर। हो गया सबका? ये सबको रीजन समझ में आया? हाँ सर। क्यू हाँ बाई सर, हाँ एप्सिलॉन नॉट क्यों होगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट क्यों होगा? समझ में आया? हाँ सर, हाँ। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। सॉल्व द प्रीवियस प्रॉब्लम। सॉल्व द प्रीवियस प्रॉब्लम इफ चार्ज is placed. Solve the previous problem if charge is placed at a distance 2r from the center. Solve the previous problem. Solve the previous problem if charge is placed at a distance 2r from the center. At a distance 2r from the center. सर अब चेंज होगा सर। हाँ, बताओ अब क्या हो जाएगा? बताओ अब क्या हो जाएगा? अब क्या है? अब सेंटर स्फीयर के अंदर चार्ज ही नहीं है। चार्ज कहाँ चला आया? अब स्फीयर के अंदर चार्ज ही नहीं है और स्फीयर से 2r की डिस्टेंस पर चार्ज रख दिया। देखना यहाँ से, अब स्फीयर से कितना 2r के डिस्टेंस पर चार्ज रख दिया। यहाँ से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा, अरे निकल रहा होगा ना चारों तरफ। हाँ सर, हाँ सर। तो